अच्छा बेटा, मोल की प्रॉब्लम्स कंटिन्यू है तो एक और प्रॉब्लम मोल का देखो। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि भाई व्हाट इज द मास ऑफ वन कार्बन एटम इन ग्राम। एक कार्बन एटम का मास आपने बताना है ग्राम के अंदर। तो देखो, पहले तो आपको एक कार्बन एटम का मास बताओ। भाई एक कार्बन एटम का मास कितना होता है? पढ़कर आए, हम सबको पता है भाई एक कार्बन एटम का मास होता है 12 AMU। एक कार्बन का मास है 12 AMU। इसको आपने बताना है किसके अंदर? ग्राम के अंदर। मतलब कहने का सिंपल मतलब, इस प्रॉब्लम के अंदर आपसे कन्वर्जन पूछी है आपने। AMU को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बेटा कन्वर्जन, अब देखो ये सवाल ऐसे भी हो सकता था, जैसे भी ऐसे होता व्हाट इज द मास ऑफ वन मैग्नीशियम एटम। तो आप लिखते हैं भाई एक मैग्नीशियम एटम का मास AMU के अंदर कितना होता है? 24 AMU। तो भाई आपसे पूछ सकता है भाई मैग्नीशियम एटम का मास ग्राम के अंदर बताओ, एक मैग्नीशियम एटम का। ठीक है, ग्राम के अंदर बता सकते हैं आप। ठीक है, कन्वर्जन करके हम बता देंगे। तो ऐसे किसी भी एटम का रख के यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको कार्बन एटम का बता देता हूँ, तो हर एटम रख के आपसे पूछ सकता है। खैर, एक कार्बन एटम का मास 12 MU में, तो इसने 12 MU नहीं लिखा है, लेकिन इसने लिख दिया है कि भाई वन कार्बन एटम। तो एक कार्बन एटम का मास इसने ग्राम के अंदर पूछा है, AMU के अंदर हमें पता है 12 MU। ठीक है, तो ग्राम के अंदर कैसे कन्वर्ट करें? तो कन्वर्जन कैसे करते हैं बेटा? तो आपने AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आपको AMU एंड ग्राम की कांस्टेंट वैल्यूज पता हो। तो देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 1 AMU के अंदर, 1 AMU के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यही कांस्टेंट वैल्यू थी। अब कांस्टेंट वैल्यूज पता चल गई, अब आप कितने भी AMU आपको गिवन हो आप उसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, या जितने भी ग्राम गिवन हो आप उसको AMU के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो किस तरह से प्रॉब्लम होगा। भाई आपको AMU गिवन है 12, तो AMU के नीचे AMU की वैल्यू रखनी है, ग्राम के नीचे ग्राम की वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो ग्राम तो हमें गिवन ही नहीं, ग्राम मतलब फाइंड करना है, तो ग्राम के नीचे आप रखेंगे क्या? क्वेश्चन मार्क। ग्राम फाइंड करना है आपने। AMU की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? क्वेश्चन के अंदर भी AMU की वैल्यू कितनी गिवन है? 12 AMU गिवन है, तो आप इस AMU के नीचे क्या रखेंगे? 12। ठीक है, बात समझ रहे हैं बेटा? AMU के नीचे AMU की वैल्यू रखेंगे, ग्राम के नीचे ग्राम की रखेंगे। कन्वर्जन का मेथड है, इसी तरह से कन्वर्जन होगी। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 12 के क्रॉस में क्या आ रहा है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 एंड 1 AMU के क्रॉस में कुछ भी नहीं आ रहा, क्वेश्चन मार्क आ रही। तो बेटा जिसके क्रॉस में कुछ भी नहीं आ रहा उसको डिवाइड में रखेंगे आप। तो देखो किस तरह से होगा। 1 AMU के क्रॉस में कुछ भी नहीं आ रहा, क्वेश्चन मार्क है, मतलब इसको आप रखेंगे डिवाइड के अंदर। बाकी दो वैल्यूज आपस में जो क्रॉस में आ रही है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके ऊपर रखना है उसको हमेशा। तो देखो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे? 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इस तरह से हो जाएगा। अब हमें पता है भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1.66 को 12 से मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या आंसर आता है। 1.66 को अगर हम 12 से करें, 12, 13 और फिर 3, फिर 6, 6, 1, ये 2, 9, 9, 1। दो डेसिमल के बाद पॉइंट है तो आप भी दो के बाद लगाएंगे, 1, 2, मतलब 19.92। क्या आंसर आ रहा है? 19.92 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, अगर डिवाइडेड बाय 1 है, अगर इसको मैं डिवाइड करूंगा 1 से, आंसर वही आएगा। मतलब इसको वैल्यू 1 से, अगर मैं इसको ऐसे रखूं डिवाइडेड बाय 1, तो डिवाइड करेंगे 1 से तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। मतलब आंसर क्या हुआ आपका? आंसर हुआ आपका 19.92 इंटू 10⁻⁻24। तो देख लो ऐसा कोई आंसर है क्या प्रॉब्लम के अंदर? अगर ऐसा कोई आंसर है क्वेश्चन के अंदर तो ये हो जाएगा। आप देखो क्या 6.010 10.23, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ 1.992 में गिवन है, तो आप इसको डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट कर दो, इधर शिफ्ट करेंगे। डेसिमल को जब राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो पावर माइनस में आता है, और डेसिमल को जब आप शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पर तो पावर प्लस में आता है। तो आपने डेसिमल को किस साइड शिफ्ट किया बेटा? राइट साइड पे शिफ्ट किया या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया? आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया। तो मतलब एक डेसिमल आपने शिफ्ट किया इधर, तो पावर +1 आ जाएगा। मतलब -24 तो है, इसमें +1 कर देंगे आप। अब कितना बचेगा? तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1.992 इंटू 10 पावर, देखो -24 पहले ही थे, +1, माइनस के 24 प्लस के 1, मतलब अब बचे माइनस के 23। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपके दोनों है। ये भी ऑप्शन में दे सकता था और ये भी दे सकता था, या सिंपल भी आप कर सकते थे। देखो आपको पता है 1 AMU के अंदर इतने ग्राम थे, तो बेटा 12 AMU के अंदर कितने ग्राम से, आप इस वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई करना था बस।
देखो इस वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई किया। अब मुझे आप बताएंगे भाई मैग्नीशियम एटम का मास, एक मैग्नीशियम एटम का मास एमयू के अंदर 24, तो ग्राम के अंदर कितना होगा? डायरेक्टली कैसे करेंगे आप डायरेक्टली कैसे करोगे बेटा? आप 24 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24। इसका जो भी आंसर आएगा वो ग्राम के अंदर मैग्नीशियम का मास होगा। तो बेटा 1.66 को 24 से मल्टीप्लाई करो, 1.66 को 24 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, देखो आंसर क्या आता है। तो आंसर आ रहा है भाई 39.84 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। तो बेटा एक मैग्नीशियम एटम का मास कितना है? 39.84 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। अब आप देख सकते हैं, देखो बहुत ही कम मास है ये, 10 पावर माइनस 24। इसको मैं कैसे लिखूंगा भाई? 0.000 इतने जीरो लगा के फिर 3984 लिखूंगा। तो मतलब ग्राम के अंदर एक एटम का मास बहुत ही ज्यादा कम है। तो कहने का मकसद भाई आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आपसे कोई भी एटम दे दे आप उसका मास निकाल सकते हैं। जैसे कि भाई मैं आपसे बोलूं कि आपके पास है भाई आयरन के एक एटम का मास बताएं ग्राम के अंदर। बेटा आयरन के एक एटम का मास पहले आप एमयू के अंदर निकाल लोगे, फिर उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, इसको नोट करो। एक और प्रॉब्लम आगे करते हैं। अच्छा देखो ये वाला प्रॉब्लम किस तरह से होगा, पहले तो डेटा बना दो आप और देख लो क्या चीज फाइंड करनी है। तो लिखा हुआ भाई द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। अब देखो बेटा खुद से ये प्रॉब्लम आप कर सकते हो, क्योंकि ये वाला जो प्रॉब्लम जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये वाला मेथड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखना आपको खुद को पता चल जाएगा। भाई आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, मतलब आपसे एटम्स फाइंड करने। एटम्स मतलब पार्टिकल। तो पार्टिकल का फार्मूला क्या होता है? पार्टिकल का फार्मूला पहले भी हम इस पे 3 प्रॉब्लम कर चुके हैं। तो पार्टिकल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय na मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, अच्छा पार्टिकल लिखो या आप लिख लो सोडियम एटम्स। बेसिकली आपने क्या फाइंड करने हैं? यहाँ पे सोडियम एटम्स फाइंड करने हैं, तो आप सोडियम एटम लिख लो। ठीक है, सोडियम एटम्स। आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है आपको भाई, लिखा हुआ है भाई इन 2 मोल्स गिवन है। तो देखो फार्मूले के अंदर पुट करते हैं भाई। यहाँ पर n की जगह में लिखूंगा 2 और na की वैल्यू भी हमें पता है 6.02 इंटू 10 पावर 23, ऐसा ही है। x की वैल्यू क्या रखें आप? अब आप देखो यहाँ पे आपको कंपाउंड कौन सा गिवन है? सोडियम फेरोसाइनाइड। ये कंपाउंड आपने पहली बार सुना होगा। बेसिकली ये इंटर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये कंपाउंड है और इसकी नॉमेनक्लेचर हम पढ़ाते हैं। बिल्कुल इजी कंपाउंड है। जब आप इंटर को पढ़ लोगे तो ये कंपाउंड आपको बिल्कुल इजी लगेंगे। अभी मैं आपको इसका फार्मूला बता देता हूँ कि भाई सोडियम फेरोसाइनाइड का फार्मूला क्या होगा। तो इसका फार्मूला है भाई Na4FeCN6 Na4 सोडियम 4 आ गए, फेरो का मतलब आयरन Fe एंड साइनाइड कहते हैं हम Cn को साइनाइड कहते हैं, कार्बन एंड नाइट्रोजन का ग्रुप है एंड ये 6 है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। भाई आपको x की वैल्यू मैंने क्या बताई थी? x की वैल्यू मैंने आपको बताई थी जो चीज आप फाइंड कर रहे हो उसी की क्वांटिटी आपने लिखनी है। तो बेटा आप क्या फाइंड कर रहे हो? देखो प्रॉब्लम के अंदर भी लिखा हुआ है द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। आप सोडियम एटम्स फाइंड कर रहे हैं, तो आप देख लें सोडियम एटम की क्वांटिटी प्रॉब्लम के अंदर क्या गिवन है। भाई सोडियम एटम तो गिवन ही नहीं है, कंपाउंड गिवन था। तो आप देखोगे इस कंपाउंड के अंदर सोडियम एटम्स कितने हैं। तो इसका फार्मूला देखा तो भी इसके अंदर सोडियम एटम कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। मतलब इस प्रॉब्लम के अंदर आप सोडियम एटम्स फाइंड कर रहे हो, तो सोडियम एटम्स की क्वांटिटी 4 है, तो मतलब x की क्वांटिटी भी 4 हो जाएगी। अब किस तरह से करें? यहाँ पर आप क्या करोगे भाई, यहाँ पर आप कर लोगे 2 को मल्टीप्लाई करो 6.02 से, क्या आंसर आएगा? या ऐसे कर लो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया भाई आंसर आया 8। फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 6.02 इंटू 10 पावर 23। अब 8 को 6.02 से मल्टीप्लाई कर, देखो वैसे भी आप कर सकते हो। अगर 8 को 6 से हम करें मल्टीप्लाई, 8 को 6 से करेंगे आंसर क्या आएगा? 48 आएगा और पावर सेम ही रहेगा 48 इंटू 10 पावर 23, ये आंसर आ जाएगा आपका। देखो प्रॉब्लम के अंदर ये क्वेश्चन नंबर डी। अगर आप 8 को 6.02 से करते हैं तो आंसर क्या आता है? एग्जैक्ट आंसर अगर निकालें, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप अगर 8 को 6.02 से करें भाई 6.02 मल्टीप्लाई बाय 8, देखो आंसर क्या आता है? यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 48। ठीक है, और यहाँ पर आया भाई 48.16। जब 6.02 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 48.16। तो चले एग्जैक्ट आंसर लिखते हैं। यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा भाई? 48.16
इंटू 10 पर 23, तो बेटा अप्रोक्सीमेटली आंसर देखो कौन सा करेक्ट हो रहा है, तो ये आंसर होगा आपका डी। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। वही पार्टिकल वाला सिंपल प्रॉब्लम मोल करके लिख दिया है। ठीक है, इसको नोट करो, आगे एक और प्रॉब्लम बताता हूँ। अच्छा देखो, इस वाले प्रॉब्लम के अंदर ये बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूं इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ पर देखो, पहले तो डेटा बना देते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है भाई, आपको एक ड्रॉप ऑफ वाटर दिया है, एक ड्रॉप है छोटा सा वाटर का, जिसका वॉल्यूम कितना है 0.0018। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप, एक वाटर का ड्रॉप है बेटा जिसका वॉल्यूम कितना है 0.0018 मिलीलीटर, 0.0018 मिलीलीटर। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई इस वॉल्यूम के अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मॉलिक्यूल्स आपने फाइंड करना है। मॉलिक्यूल्स का मतलब पार्टिकल, तो देखो पार्टिकल का फार्मूला पहले ही मैंने आपको बताया था, n मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखें। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट होंगे एक ड्रॉप ऑफ वाटर की जिसका जो वॉल्यूम है वो 0.0018 मिलीलीटर है एट रूम टेम्परेचर। अब देखो हमें यहाँ पर मोल चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मोल गिवन नहीं है, और x की वैल्यू चाहिए और Na चाहिए। Na की वैल्यू तो हमें पता है 6.02 × 10⁻23। n निकालते हैं। देखो n का फार्मूला क्या लगेगा। अब एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, 1 मिलीलीटर, मिलीलीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। एक होता है लीटर, एक होता है मिलीलीटर। तो बेटा 1 मिलीलीटर जब वाटर लेंगे ना, तो आप देखेंगे उसका मास निकालेंगे ना, जिसका मास आएगा 1 ग्राम। तो बेटा 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 ग्राम इन केस ऑफ वाटर। सिर्फ वाटर के केस में आप ये याद रखना, बाकी के केस में ये नहीं होता। वाटर के केस में हम क्या कहते हैं, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है, तो यानी आपको जो वाटर का वॉल्यूम गिवन है आप उसको मास में लिख लो, मतलब मिलीलीटर और लीटर एक ही बात है। 1 मिलीलीटर 1 ग्राम में, तो बेटा 0.0018 मिलीलीटर में कितने ग्राम होंगे? सेम 0.0018 ग्राम। यानी इस क्वेश्चन के अंदर आपको मास गिवन था बेसिकली। वैसे तो इसके अंदर वॉल्यूम गिवन है, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, मास के अंदर, क्योंकि बेटा मिलीलीटर सेम ग्राम के अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो गिवन मास आपका क्या है भाई, हमारे पास जो गिवन मास है, गिवन मास हमारे पास है 0.0018 ग्राम। ठीक है, मोलर मास में लिख सकता हूं भाई, कौन से कंपाउंड की बात हो रही है। ये गिवन मास किसका लिखा है आपने, वाटर का लिखा है, और कंपाउंड के अंदर भी वाटर है, तो यानी मोलर मास ही वाटर का लिखेंगे। तो वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम। क्लियर है, तो यहां से मोल निकाल लेंगे आप। देखो मोल का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास कितना है 0.0018 डिवाइडेड बाय 18। अब देखो इसको मैं पावर में अगर लिखूं तो भाई ये वाला डेसिमल यहां से शिफ्ट कर दो, इधर ये वाला अगर यहां से शिफ्ट कर देंगे, मतलब 4 बार डेसिमल शिफ्ट किया है, तो डेसिमल जब भी राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो बेटा पावर माइनस में आता है। तो ये हो जाएगा अब 18 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -4। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 18 और 18 अब देखना आप कैंसिल हो जाएगा। तो गिवन मास अब क्या लिखेंगे आप, 18 इंटू 10 पावर -4, और मोलर मास क्या है अभी आपका 18। तो बेटा 18 से 18 कैंसिल, तो क्या बचा 10 पावर -4, यानी मोल आपके क्या हो गए, मोल आपके हो गए 10 पावर -4। तो मोल की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, मोल की वैल्यू यानी n की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 पावर -4। Na की वैल्यू कांस्टेंट है, आपको पता है भाई 6.02 इंटू 10 पावर 23। x की वैल्यू भी आप पता कर चुके होंगे भाई, x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो x की वैल्यू वैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज आप फाइंड कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। जब फाइंड आप मॉलिक्यूल कर रहे हैं तो एक ही मॉलिक्यूल गिवन है वाटर, तो यानी x की क्वांटिटी 1 होगी। और वैसे भी आपको पता है जब मॉलिक्यूल फाइंड कर रहे हैं तो x की क्वांटिटी हमेशा 1 ही रखनी है आपको। अब इसको आप सोल्यूशन करें कैसे होगा, तो बेटा 6.02 को 1 से मल्टीप्लाई कर तो 6.02 ही रहेगा। ठीक है, अब पावर को ऐड कर लेते हैं। आप देखो एक है हमारे पास प्लस का 23 और एक है माइनस का 4, तो प्लस के 23 माइनस के 4 प्लस के 19 हो जाएंगे। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा 6.02 इंटू 10 पावर 19, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे जो समझने वाली बात थी वो यहाँ पर थी कि भाई जब भी आपको मिलीलीटर के अंदर दे आप उसको ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दो, क्योंकि 1 मिलीलीटर के अंदर 1 ग्राम होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए। ठीक है, अच्छा अब जो भी प्रॉब्लम मैं कराऊंगा यहाँ पर आपको वो सारे सिंटेक्स बुक के होंगे। तो सिंटेक्स बुक के जो एंड के अंदर है, एंड के अंदर एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम है ना, जो अनसोल्ड है, वो सारे यहाँ पे अब करेंगे। देखो एक मैंने लिखा दिया, इसको नोट करो, इसको रेस करूंगा,
फिर ये प्रॉब्लम आपको करवाता हूँ। हाँ, बोले सर प्रॉब्लम तो खत्म ही नहीं हो रहे, एक के बाद एक प्रॉब्लम आप बताते जा रहे हैं। तो बेटा प्रॉब्लम तो आएंगे, बिल्कुल मॉल है, मॉल के अंदर ही प्रॉब्लम। ठीक है, फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या। कर ले आज खुद पर यकीन और देख फिर होता है क्या। तो अपने आप पे यकीन रखो यार, मेहनत करो, कॉपीज उठाओ, हडारामी छोड़ो। बहुत हमने सो लिया नींदें करनी। फर्स्ट ईयर में आ गए, अब 9 मैट्रिक में नहीं हो, अब जो है ना, अब अच्छे से नोट्स बनाने हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो देखो इसमें बुक के प्रॉब्लम्स में आपको करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आप देखो इसमें क्या चीज फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। तो लिखा हुआ है भाई, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब दो चीजें फाइंड करनी है भाई। किसके अंदर, एक तो इसके अंदर, एक इसके अंदर, मतलब दो चीजें हमारे पास। एक 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड और 68.4 ग्राम ऑफ सक्रोज। ठीक है, अब देखो डेटा बनाते हैं। ये सॉल्यूशन 1 इसकी होगी, सॉल्यूशन 2 इसकी होगी। तो सॉल्यूशन 1 करते हैं, सॉल्यूशन 2 आप खुद करना, बिल्कुल सेम इसी मेथड पर होगा। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं 1 की, फर्स्ट की सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट है इसकी सॉल्यूशन में आपको बता रहा हूं। तो फर्स्ट में आप देखो, पहले तो आप देख लो फाइंड क्या करना है भाई। फाइंड करना है, ऊपर लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, बड़े बड़े अल्फाज में मैंने लिख दिया है। 6 क्लास के बच्चे को भी बताएंगे ना, बेटा पढ़ के बताओ क्या फाइंड करना है। बोलेगा सर ये कोई पूछने वाली बात है, लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो आप नाम तो फिर भी फर्स्ट ईयर के अंदर है। तो बेटा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स फाइंड करने हैं, मतलब एन फाइंड करना है एक तो, और क्या फाइंड करना है, और फाइंड करना है आपने मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मींस पार्टिकल्स। तो यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल लिख देता हूँ भाई। दो चीजें आपने फाइंड करनी है। अच्छा, सेकेंडरी सॉल्यूशन में भी यही दो चीजें फाइंड करनी है, मोल भी फाइंड करने हैं, मॉलिक्यूल्स भी। अब आप देखो फर्स्ट के अंदर क्या गिवन है आपको। आप देखो यहाँ पर एक तो आपको है 38 ग्राम, ग्राम मींस मास, मास गिवन है। तो आप लिखेंगे भाई गिवन मास। गिवन मास कितना है, 38 ग्राम। अच्छा, मोलर मास किसका लिखें भाई, कार्बन डाइसल्फाइड का लिखें। अच्छा भाई कार्बन डाइसल्फाइड का तो फार्मूला ही नहीं पता, चलें देख लें। कार्बन का फार्मूला होता है सी, डाई का मतलब 2, सल्फाइड मींस एस, तो CH2 हो जाएगा। ठीक है, अब कार्बन डाइसल्फाइड का मोलर मास तो बेटा निकाल लो, बताया था मैंने आपको। अगर मैं आपको बताऊं भाई कार्बन के एक एटम का मास है 12, सल्फर के एक एटम का मास होता है 32, तो निकाल लोगे। कार्बन का एक एटम मतलब 12 प्लस 2 सल्फर, एक सल्फर का 32 है तो 2 का कितना होगा, 64 होगा। दोनों को प्लस करो, 64 एंड 12 कितने हो जाएंगे, 76 हो जाएंगे। 60 और 10 70, 70 और 4 ये 74 और 2 76, 76 का। तो मोलर मास आपका कितना आया, मोलर मास आपका आ रहा है बेटा 76 ग्राम। क्लियर है, तो मोल तो निकल जाएंगे। मोल देखो गिवन मास अपन मोलर मास बिल्कुल इजी है। मॉलिक्यूल भी निकाल लेते हैं। देखो मोल कैसे निकलेंगे भाई, अगर मैं इसको नंबर 1 कर देता हूं और इसको नंबर 2 कर देता हूं, तो मोल की सॉल्यूशन देख लो। तो मोल का फार्मूला n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है। तो बेटा गिवन मास क्या है आपके पास, गिवन मास है 38, मोलर मास 76। अब देखो 38 का टेबल 1 टाइम, 76 को 2 टाइम लगेगा। ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2, मतलब 1/2। मोल आपके आगे कितने, 1/2। अच्छा मॉलिक्यूल फाइंड करें, मॉलिक्यूल कैसे फाइंड करेंगे, तो मॉलिक्यूल यहाँ पे फाइंड करते हैं। देखो मॉलिक्यूल का फार्मूला आपको पता है, पार्टिकल्स का फार्मूला जो है वही मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है। तो n मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय x, ऐसा ही। अच्छा आपको एक चीज पता चलेगी भाई, मॉलिक्यूल जब भी फाइंड करते हैं तो x की वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x की वैल्यू 1 एंड Na की वैल्यू आपको पता है कौन सी, 6.02 इंटू 10 पावर 23। मोल आपने फाइंड कर लिए। मोल कितने फाइंड किए भाई, n की वैल्यू क्या आई है, 1/2 आई है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स। क्लियर, ठीक है। n की वैल्यू लिख ली 1/2, Na की वैल्यू पता दी 6.02 इंटू 10^23, x की वैल्यू 1 कर दी। अब 6.02 इंटू 10^23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। अब 6.02 इंटू 10^23 को 2 से डिवाइड करना है, मतलब हाफ करना है, 1/2 करना है। तो उसका हाफ क्या होगा बेटा, 6.02 इंटू 10^23 का हाफ होगा 3.01 इंटू 10 पावर 23। तो ये आ गए आपके मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ने आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए भाई 3.01 इंटू 10^23, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Na डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, तो देख लेना बुक में क्या आंसर है इसका। सेम सॉल्यूशन पार्ट 2 होगी, आप यहाँ पे लिखोगे भाई सॉल्यूशन 2। तो सॉल्यूशन 2 कैसे करेंगे आप भाई, सॉल्यूशन 2 में आप लिखेंगे भाई क्या फाइंड करना है भाई, एक तो मोल फाइंड करने, और क्या फाइंड करना है, और आपने फाइंड करना है मॉलिक्यूल्स।
मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स फाइंड करने। गिवन मास देख लो इसमें कितना है भाई, गिवन मास इसमें आपको बताया है 68.4 ग्राम। मोलर मास किसका रखेंगे, क्या 76 रखोगे, 76 रख देंगे क्या, नहीं ना बेटा, 76 तो 1 का है, 2 का निकालोगे अब सक्रोज का। अब सक्रोज का क्या है भाई, फार्मूला क्या है, सक्रोज का फार्मूला जो शुगर का है वही है सेम। तो शुगर का फार्मूला क्या होता है, C12H22O11। अच्छा अब एक चीज याद रखना, इसमें 4 कंपाउंड है, 4 कंपाउंड का फार्मूला यही होता है। 4 कंपाउंड कौन से आप इसे याद रखो, LMS, L से लैक्टोस, M से माल्टोस, S से सक्रोज एंड S से शुगर। तो ये 4 कंपाउंड, इन चारों के जो फार्मूला है वो C12H22O11। तो इसका मोलर मास निकाल लेना, क्या आता है मेरे ख्याल से 300 से प्लस आता है, 343 शायद आता है। निकाल लेना मोलर मास, फिर गिवन मास मोलर मास से मोल निकाल लेना एंड मॉलिक्यूल निकाल लेना, बुक से आंसर इसका मैच कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 जो कि बुक के अंदर गिवन है आपका। अच्छा तो ये वाला प्रॉब्लम देखो किस तरह से होगा। पहले तो इसमें डेटा बना देते हैं भाई। पहले ही आपने पढ़ा 1.6 ग्राम, मतलब मास आपको गिवन है, आप लिखेंगे यहाँ पे गिवन मास कितना है यहाँ पर 1.6 ग्राम। आगे पढ़ा कि भाई एक सिंपल ऑफ गैस है जिसका मास है कितना 1.6 एंड उसने वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया, कितना वॉल्यूम उसने घेरा है भाई 1.12 डेसीमीटर क्यूब। मतलब वॉल्यूम भी गिवन है आपको, तो आप लिखेंगे भाई गिवन वॉल्यूम कितना है 1.12 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा डेसीमीटर क्यूब के अंदर है, इसको लीटर के अंदर भी सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो गिवन वॉल्यूम आ गया आपका, गिवन मास आ गया, और आप वो भी लिख सकते हैं, मोलर वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। अगर गिवन वॉल्यूम कहीं भी आपको गिवन हो, कहीं भी प्रॉब्लम के अंदर मोल वाले के अंदर अगर वॉल्यूम आ जाता है तो आप मोलर वॉल्यूम लिख सकते हैं, कितना 22.4। कॉन्स्टेंट हम पढ़कर आए थ्योरी के अंदर कि भाई 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है उसका मोलर वॉल्यूम कितने, एंड 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर होता है। अच्छा देखो फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द मोलर मास। मोलर मास फाइंड करना है आपने, मोलर मास हमने फाइंड करना है। तो मोलर मास का देखो फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। देखो इसमें फार्मूला ये वाला लगेगा, N इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये वाला फार्मूला इसमें यूज होगा। तो मोलर मास यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई, मतलब मोलर मास यहाँ चले जाएगा, N यहाँ आ जाएगा। तो फार्मूला देखो क्या बनेगा, मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय N। अब गिवन मास तो हमें पता है भाई, गिवन मास कितना है हमारे पास, गिवन मास है हमारे पास 1.6 ग्राम। गिवन मास पड़ा है अभी, गिवन मास है हमारे पास 1.6 ग्राम। मसला ये मोल नहीं है हमारे पास, बेटा मोल निकाल लो आप यहाँ से, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोल का एक फार्मूला ये भी तो पढ़ा था आपने, मोल का फार्मूला क्या है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। क्या ये वाला फार्मूला नहीं बताया मैंने आपको। तो बेटा गिवन वॉल्यूम कितना है आपके पास, गिवन वॉल्यूम है आपके पास 1.12 लीटर एंड मोलर वॉल्यूम कितना है, मोलर वॉल्यूम है 22.4 लीटर। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.05। मतलब मोल भी पता चल गया आपको 0.05, तो एन की वैल्यू पता चल गई कितनी 0.05 लिख दी यहाँ पे 0.05। तो देखते हैं मोलर मास क्या आता है भाई, इन दोनों को जब डिवाइड करोगे आप तो आपका आंसर आएगा 32 ग्राम। तो मोलर मास कितना आ रहा है 32 ग्राम, तो आंसर क्या होगा 32 ग्राम। अच्छा इस प्रॉब्लम में सेम ऐसे भी दे सकता है आपसे कि भाई ये सारी डेटा गिवन है, यहाँ पे ऐसे लिखता है भाई डिटरमाइन द गैस, गैस को डिटरमाइन करो, गैस कौन सी है, 4 ऑप्शन दे देता भाई, दे दिया भाई CH4 गैस या H2 गैस या O2 गैस या आपको देता भाई N2 गैस। तो आप देख लो 32 ग्राम मास किसका आ रहा है बेटा, 32 ग्राम मास आएगा ऑक्सीजन का। तो ऐसे भी सवाल बन सकता था यहाँ पर कि 1.6 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ, मतलब सेम सारा होता है, एंड में लिखता डिटरमाइन द गैस। तो गैस कौन सी होती बेटा, ऑक्सीजन होती, क्योंकि ऑक्सीजन का मास भी 32 ग्राम। ठीक, अच्छा तो देखो ये वाले प्रॉब्लम्स किस तरह से होंगे, इसकी सॉल्यूशन मैंने पहले से ही कर ली है, लेकिन आप सॉल्यूशन को नहीं देखो, आप क्वेश्चन को देखो किस तरह से हो रहा है। ठीक है, फिलहाल सॉल्यूशन को नहीं देखना, आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़े चलो। तो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कि भाई कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, मतलब इसमें 6 पार्ट है हमारे, जैसे मैंने 3 यहाँ पर लिखे हैं, ऐसे 3 और होंगे, तो उन सबको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट को कैलकुलेट करना है, फर्स्ट में क्या है भाई, फर्स्ट में कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 6.4 ग्राम ऑफ SO2। तो इस प्रॉब्लम के अंदर आपको क्या गिवन है, इस प्रॉब्लम के अंदर आपको 2 चीजें गिवन है। देखो एक तो गिवन है 6.4 ग्राम और एक SO2।
तो ये ग्राम मींस मास, मास गिवन है तो आपने लिख दिया भाई गिवन मास कितना है 6.4 ग्राम। मोलर मास आप SO2 का निकालेंगे, तो SO2 का मोलर मास मैंने निकाल दिया। सल्फर के एक एटम का मास होता है 32, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 ग्राम, तो 2 का कितना हो जाएगा 32, तो दोनों को प्लस किया 64, मतलब SO2 का मोलर मास लिख लिया 64 ग्राम। फाइंड क्या करना है भी, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले में कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब n का फार्मूला हमें पता है, n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो बेटा गिवन मास है 6.4 एंड मोलर मास है 64। अब देखो कैसे होगा ये, 6.4 वन टाइम एंड 64 को लगेगा 10 टाइम, तो ये कैसे बचेगा, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 10, मतलब 1/10 इसका आंसर आ जाएगा 1/10। अच्छा 1/10 को अगर और सोल्व करें तो ये हो जाएगा 0.1, 1/10 मीन्स 0.1, तो कितने मोल्स आ गए यहाँ पर 0.1 मोल। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर सेकंड प्रॉब्लम जो है हमारे पास, अब सेकंड में कह रहा है कैलकुलेट मास इन ग्राम। सेकंड के अंदर आपने मास को फाइंड करना है बेटा, किसको फाइंड करना है, मास को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मास को आपने फाइंड किया है, मास को फाइंड करना है और गिवन क्या है 4.5 मोल्स। मोल्स हमें गिवन है, मोल्स को n के साथ लिखते हैं तो n की वैल्यू है 4.5 मोल। क्लियर। अच्छा कंपाउंड यहाँ पे अभी जो आपको गिवन है वो इथाइन, एंड इथाइन का फार्मूला है C2H2, तो इसका मोलर मास निकाल लो बेटा। तो मोलर मास कितना है 26, यहाँ पे मैंने पहले से निकाल लिया। कार्बन के एक एटम का मास होता है 12, तो 2 कार्बन का 24, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन का 2, तो इथाइन का जो मास आ रहा है वो 26 आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मोलर मास 26। फिर से पढ़ लो सवाल को, मास फाइंड करना था, लिख दिया भाई मास फाइंड करना है। 4.5 मोल्स गिवन थे, लिख दिया भाई n इज इक्वल टू 4.5 एंड इथाइन का मोलर मास निकाल लिया, आ गया मोलर मास 26। तो बेटा मास का फार्मूला कहां से निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे आप। देखो मोल का फार्मूला क्या था, n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब यहां से ये आपने गिवन मास फाइंड करना है, या तो गिवन मास बोलो या तो सिर्फ मास बोलो, ठीक है। फार्मूलाज भी आप लोगों ने पढ़े थे। तो बेटा गिवन मास मोलर मास यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा मोल के साथ। तो देखो वैसे ही बना है, मोल मल्टीप्लाई पर मोलर मास बन गया, मोल मल्टीप्लाई पर मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास। वैल्यूज पुट कर ली भाई, n की वैल्यू है 4.5, मोलर मास 26, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया 117 ग्राम। ठीक है, मतलब इथाइन के जब आप 4.5 मोल्स लोगे, इथाइन के जब 4.5 मोल्स लेंगे तो उसका मास कितना आएगा 117 ग्राम। जैसे भाई इथाइन, जैसे भाई पहले याद करो, मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, जैसे भाई इथाइन के 1 मोल का मास मैं आपसे पूछूं, भाई इथाइन के 1 मोल का मास बताएं, तो आप बोलेंगे सर 26 ग्राम, क्योंकि एक इथाइन का मास कितना है 26 ग्राम, वही 1 मोल का मास होता है। अब आपसे पूछा गया 4.5 मोल्स ऑफ इथाइन का मास, तो आप सिंपली डायरेक्टली भी कर सकते थे। आप सिर्फ क्या करते भाई 4.5 को 26 से मल्टीप्लाई करते। आप देखना, देखो यहाँ पे क्या किया, 4.5 को 26 से मल्टीप्लाई किया, 117 आंसर आया। बेटा डायरेक्ट मेथड में आपको पहले ही पता चुका हूँ जब सीरीज हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो इसमें क्या फाइंड कर रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम इन सेंटीमीटर की, वॉल्यूम फाइंड करना है आपने। यहाँ पर क्या चीज फाइंड करनी है, वॉल्यूम फाइंड करना है। अच्छा वॉल्यूम का फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको, वॉल्यूम का फार्मूला बताया था बेटा n मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर, ऐसे ही था। अब देखो इसमें क्या गिवन है, क्या आपका मोल गिवन है, नहीं बेटा आपको यहाँ पे गिवन है मास 38.4 ग्राम मास गिवन है आपको। तो आप लिखेंगे भाई गिवन मास, गिवन मास आपका कितना है 38.4 ग्राम। मोलर मास लिख सकते हैं आप यहाँ पर, आपके पास जो कंपाउंड है यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32 ग्राम, क्योंकि एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 32 ग्राम, ठीक है। अब यहां से आप मोल निकाल लोगे, देखो फार्मूला तो यही लगेगा, n वॉल्यूम इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। तो आप मोल की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, गिवन मास अपन मोलर मास है, n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 38.4 एंड मोलर मास कितना है 32। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.2। कितना आंसर आएगा 1.2, ठीक है। अब मोल पता चल गया 1.2, 22.4 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो देखो यहाँ पे फार्मूला वाला यूज करते हैं यहाँ पर बेटा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल, मोल की वैल्यू आ गई 1.2, 1.2 को मल्टीप्लाई किया 22.4, ठीक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 26.88। अब मुझे बताओ बेटा ये जो आंसर आपका आया ये किस यूनिट में आया, ये वॉल्यूम आपने फाइंड किया लेकिन वॉल्यूम की किस यूनिट में आएगा।
ये आएगा आपका लीटर के अंदर। क्यों? क्योंकि आपने 22.4 लीटर वाला यूज किया है। ये देखो 22.4 जो है वो किसमें, लीटर के अंदर। तो यानी ये वाला जो आंसर है आपका, ये भी लीटर के अंदर आया है, लेकिन आपसे लीटर में नहीं पूछ रहा, आपसे किसमें पूछ रहा है, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इस वाले लीटर को कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। अब कन्वर्ट कैसे करें? तो देखो 1 लीटर के अंदर होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर के अंदर होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 26.88 लीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे? जैसे भाई 2 लीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 को। अगर मैं आपसे पूछूं भाई 10 लीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब, तो आप 10 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 से। इसी तरह से 26.88 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, तो आप बेटा आप इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 3 बार शिफ्ट हो जाएगा। 3 बार शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगी वैल्यू 26880। देखो यहाँ पर पहले डेसिमल था, अब 3 बार शिफ्ट किया है, 1 2 3, अब डेसिमल यहाँ पर आ गया। अब ये वाली जो वैल्यू आपकी आई है 26880, ये आपका आंसर आया सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो करेक्ट आंसर आपका होगा 26880 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अच्छा अब देखो ये वाला प्रॉब्लम किस तरह से होगा, तो इसमें तो पहले देखते हैं क्या फाइंड करना है। जैसे कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का फार्मूला लिख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स मींस पार्टिकल। तो पहले फार्मूला लिख लिया करो ताकि हमें पता चल जाए कि भाई क्या क्या चीज हमें चाहिए। तो भाई मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, x की वैल्यू 1 ही रहेगी क्योंकि मॉलिक्यूल फाइंड कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल की वैल्यू तो x की वैल्यू 1 ही रखेंगे। Na की वैल्यू भी हमें पता है 6.02 इंटू 10⁻23। आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है n को फाइंड करना है। देखो n यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ा तो भाई गिवन है आपको मास 126 ग्राम गिवन है आपको, तो आप लिखेंगे भाई गिवन मास कितना है। गिवन मास है आपके पास 126 ग्राम, मतलब मोल निकालते हैं डायरेक्टली। देखो किस तरह से आएगा। मोल का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है। तो बेटा गिवन मास आपको क्वेश्चन में मास कितना गिवन है, 126 ग्राम गिवन है, तो आप लिखोगे 126 ग्राम। मोलर मास वाटर है, तो वाटर का मोलर मास आता है 18। ठीक है, अच्छा 18 का टेबल 1 टाइम, 126 को लग रहा है 7 टाइम, तो मोल कितने आ गए आपके, मोल आ गए 7 भाई। अब सारी वैल्यूज पुट करो, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो भाई n की वैल्यू आ गई 7, Na की वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 एंड x की वैल्यू 1। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर वही आएगा। 7 को मल्टीप्लाई कर लो 6.02 से, देखो क्या आंसर आता है। 7 को जब मल्टीप्लाई करें हम 6.02 से, तो आंसर क्या आया 42.14 एंड पावर वही 10⁻23। तो ये आंसर आ गया आपका 42.14 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको नोट करो, ये वाला प्रॉब्लम मैं आपको करवाता हूँ। अच्छा तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। तो इसमें आप देखो, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द मास इन ग्राम। मास पूछ रहा है यहाँ पर। तो मास का फार्मूला क्या है बेटा, मास का फार्मूला हमने पढ़ा था एक ही है, मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मोलर मास तो आप सब्सटेंस का निकालते हो, यहाँ पे सब्सटेंस है सोडियम, तो सोडियम का मास हमें पता है 23 ग्राम। तो मोलर मास तो हमें पता चल गया 23 ग्राम, लेकिन आपको मोल नहीं गिवन। मोल निकालो आप, मोल आप निकालोगे इससे, आपको गिवन है 4.8 इंटू 10⁻24 एटम्स। एटम्स का मतलब पार्टिकल गिवन है आपको, तो आपको गिवन पार्टिकल्स पता है। यहाँ पर गिवन पार्टिकल्स, क्वेश्चन के अंदर जो पार्टिकल्स गिवन है वो कितने हैं, वो है 4.8 इंटू 10⁻24। तो मोल का फार्मूला एक मैंने आपको बताया था, गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। देखो जो चीज बेटा गिवन होगी ना उसी से मोल निकालेंगे। जैसे यहाँ पर भी आपको मोल चाहिए, तो आपको मास गिवन था, तो आपने फार्मूला कौन सा लगाया, गिवन मास अपन मोलर मास वाला। यहाँ पे आपको एटम्स गिवन है, तो आप ये वाला फार्मूला ही लगाएंगे, n इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये वाला फार्मूला, क्या ये वाला फार्मूला ले सकते हैं यहाँ पे, गिवन मास अपन मोलर मास नहीं ले सकता, क्योंकि मास गिवन ही नहीं है। आपको एटम्स गिवन है, पार्टिकल गिवन है, तो पार्टिकल वाला फार्मूला ही लगेगा ना। ठीक है, तो गिवन पार्टिकल देखो कितने हैं, तो बेटा क्वेश्चन के अंदर जो पार्टिकल्स गिवन है वो कितने हैं, वो है हमारे पास 4.8 इंटू 10⁻24, और ये नीचे कांस्टेंट वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23। क्लियर है।
अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे आप 4.8 को इससे डिवाइड करेंगे, 4.8 को डिवाइड करेंगे किससे, 6.02 से। पावर ऊपर ले जाते हैं दोनों, देखो एक तो ऊपर पावर 24 पहले से ही है, 23 यहाँ नीचे प्लस का है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा -23। ठीक है, मतलब प्लस के 24 हो गए, माइनस के 23, अब बच गया प्लस का 1। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि पावर जो आपके पास बच रहा है वो प्लस का 1 बच रहा है। पावर जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, यहाँ पे मैं पहले ही लिख देता हूं 10 पावर 1। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 4.8 को अगर मैं डिवाइड करूं 6.02 से, तो भाई 4.8 को अगर डिवाइड करेंगे इससे, 4.8 डिवाइडेड बाय 6.02, तो आपका आंसर आ रहा है 0.79। क्या आंसर आ रहा है, 0.79, 0.79 इंटू 10⁻1। अच्छा, ये पावर भी खत्म करें तो भाई एक डेसिमल शिफ्ट कर दो, 7.9 बन जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका मतलब मोल का क्या आ रहा है, 7.9 मोल्स आ रहे हैं। मोल कितने आ रहे हैं, 7.9। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लो भाई। मोल हमारे पास आ गए 7.9, मोलर मास है 23, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो भाई 7.9 को आपने मल्टीप्लाई किया 23 से, आपका आंसर आया 181.3। ठीक है, मास फाइंड किया मतलब ग्राम लिखेंगे यहाँ पर। क्लियर है या फिर से समझाऊं बेटा, फिर से देख लो। देखो पार्टिकल गिवन थे, इस पार्टिकल्स की मदद से आपने मोल निकाल लिए, गिवन पार्टिकल डिवाइड बाय 6.02 10⁻23, मोल कितने आए, मोल आपके आए 7.9, एंड आपको फाइंड करना था मास। मास का फार्मूला था मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, तो मोल लिखे 7.9, मोलर मास कहां से निकाला भाई, सोडियम था, सोडियम का लिख दिया 23, एंड फाइनल आंसर आ गया 181.3 ग्राम। ठीक है, इसको नोट करो। एक और प्रॉब्लम है, और इसमें देखो क्या फाइंड करना है, तो पहले पढ़ते हैं। अभी लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। फार्मूला यूनिट्स फाइंड करने हैं बेटा, तो फार्मूला यूनिट्स किसे कहते हैं ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। फार्मूला यूनिट्स हम मॉलिक्यूल्स को ही कहते हैं, लेकिन कौन से मॉलिक्यूल, आयोनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपके, आयोनिक मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं क्या, फार्मूला यूनिट्स। मतलब आपने नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स फाइंड करने, मतलब आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने। तो मॉलिक्यूल का फार्मूला आपको पता है, मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या होता है भाई, n मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय x, और जब भी मॉलिक्यूल फाइंड करते हैं तो x की वैल्यू 1 ही रखते हैं आप। ठीक है, Na की वैल्यू भी आपको पता है आपको 6.02 इंटू 10⁻23, एंड x की वैल्यू भी पता है, तो दोनों वैल्यूज पुट करते हैं। देखो Na की वैल्यू है भाई 6.02 इंटू 10⁻23, एंड x की वैल्यू 1 है। हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है मोल। मोल कहां से फाइंड करोगे आप बेटा, देखो मास गिवन है आपको 333 ग्राम, गिवन मास आपको पता है, मोलर मास इसका निकाल लो कि कैल्शियम क्लोराइड का। देखो कैल्शियम के एक एटम का मास होता है 40 होता है, और एक क्लोरीन का मास होता है 35.5। एक क्लोरीन का मास कितना, 35.5, तो दो का कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। दो का हो जाएगा 71, दोनों को प्लस करेंगे, आपका मास आएगा 111 ग्राम, मतलब मोलर मास 111 ग्राम आ रहा है। देखो मोल निकाल लेते हैं यहाँ पे, मोल आपके हैं भाई गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास आपको क्वेश्चन में पता था 333, मोलर मास 111, तो बेटा 111 वन टाइम एंड 333 को 3 टाइम, तो मोल कितने आ रहे हैं आपके, 3 आ रहे हैं। इससे मल्टीप्लाई कर लो आप, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 को 6.02 से करो, तो 6.02 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बचा 18.06। आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 18.06 इंटू 10⁻23। तो मतलब कैल्शियम क्लोराइड जब आप 333 ग्राम लेंगे तो उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड के कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे, कितने कैल्शियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, 18.06 इंटू 10⁻23। क्लियर है। अच्छा, अब आ जाओ ये वाला प्रॉब्लम जो कि आपके बुक के अंदर ही है, लेकिन सेल्फ असेसमेंट के अंदर आप देखेंगे बुक की थ्योरी के अंदर कुछ बॉक्स के अंदर सेल्फ असेसमेंट अनसोल्ड क्वेश्चन है, वो देखते हैं किस तरह से हो। अच्छा, यहाँ पे जैसे कह रहा है कि हाउ मेनी एटम्स, मतलब आपसे एटम्स पूछ रहा है, मतलब आपसे पार्टिकल्स पूछ रहा है। आपने जो फाइंड करने हैं वो क्या फाइंड करने, एटम्स फाइंड करने। तो बेटा एटम्स का फार्मूला क्या होता है, एटम्स मींस पार्टिकल, तो पार्टिकल का फार्मूला भी मैंने लिखा है n मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय x। तो फार्मूला लिख लेते हैं n मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय x।
ठीक है, आगे पढ़ो। गिवन क्या है आपको, देयर इन 360 ग्राम ग्रेफाइट, मास आपको गिवन है 360 ग्राम एंड सब्सटेंस है आपके पास ग्रेफाइट। अब तो ग्रेफाइट के अंदर, तो ग्रेफाइट हमें पता है, ग्रेफाइट, डायमंड्स और बकीबाल्स ये कार्बन से बने हुए होते हैं बेटा। तो इनके अंदर कार्बन के बहुत सारे एटम्स होते हैं, लेकिन हम अगर इसका मास निकालें, ग्रेफाइट का मास आप निकालेंगे 12 ग्राम, एक कार्बन का मास होगा। अगर आपसे कहते हैं भाई डायमंड का मास बताओ, मोलर मास, तो डायमंड का मोलर मास भी 12 ग्राम है एंड ग्रेफाइट का मोलर मास भी 12 ग्राम है। तो यहाँ पे गिवन मास हमें पता है 360 ग्राम, मोलर मास ग्रेफाइट का 12 ग्राम होगा। ठीक है, ग्रेफाइट हो या डायमंड हो, इन सबका जो मोलर मास आएगा वो 12 ग्राम ही आएगा। तो मोल निकाल लेते हैं। देखो भाई n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, देखो 360 ग्राम लिखा हुआ है, तो गिवन मास है आपका 360 ग्राम। मोलर मास आपका कितना हो जाएगा, मोलर मास ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का मोलर मास भी आपने कितना लिखा 12 ग्राम। तो इसको डिवाइड करें, देखो 12 का टेबल 1 टाइम और 36 को लगेगा 3 टाइम। 36 को कितना टाइम लगेगा, 3 टाइम, 0 बच गया तो मतलब 30 बच गया। तो मतलब मोल्स कितने आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं। तो मोल आपके आ गए 30, तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, मोल आप लिख लेते हैं 30 एंड Na की वैल्यू क्या है 6.02 इंटू 10 पावर 23। अब आप देख लो, आप एटम्स फाइंड कर रहे हो, तो क्वेश्चन के अंदर कितने एटम्स गिवन है बेटा, एक ही तरह के एटम है जो कि कार्बन है, तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 1 ही रखेंगे। ठीक है, अब आंसर क्या आएगा, आप 30 को, आप 6.02 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.02 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, देखो क्या आंसर आता है। 6.02 को अगर मल्टीप्लाई करें 30 के साथ तो आपका आंसर आएगा, ये तो 0 आ जाएंगे तीनों, और ये 3 को 2 से किया 6, 3 को 0 से 0, 3 को 6 से 18, क्लियर। तो ये 0, ये 6, ये 0, ये 8, ये 1, ऐसे ही होगा। 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो आप भी 2 के बाद लगाएंगे, तो ये आएगा 180.6, 180.6 इंटू 10 पावर 23, मल्टीप्लाई बाय 1 है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो आंसर वही आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मोल आगे क्या लिख रहे हैं, आल्सो फाइंड मोल्स, तो मोल्स आपने इस क्वेश्चन के अंदर ही फाइंड कर लिए। मोल्स का आंसर है 30 ग्राम, मोल्स का आंसर है 30 ग्राम ही 30 मोल। मोल आपके 30 आ रहे हैं और एटम्स कितने आ रहे हैं, एटम्स आ रहे हैं आपके 180.6 इंटू 10 पावर 23, क्लियर है। तो जितने भी प्रॉब्लम्स थे बेटा वो सारे मैंने आपको बता दिए। अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टोइचियोमेट्री। इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, तो जुड़े रहिए और देखते रहिए वीडियोस। तो बुक के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स थे बेटा, मोल के बुक के अंदर जो भी अनसोल्व प्रॉब्लम थे वो सारे मैंने करवा दिए, जितना हो सकता है उतना मैंने आपको करवा दिया। बाकी मोल को अगर आप देखेंगे तो मोल तो देखो वो इसके प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इसकी वीडियोस बनती जाएंगी, ठीक है। ये तो पूरे साल भी मोल खत्म नहीं होगा। तो अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करो और मोल को समझो। जो 6 फार्मूलाज मैंने बताया ना उसी पर ही मोल के प्रॉब्लम्स आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे। तो जितने भी फार्मूलाज हैं हमने सबको डिस्कस कर लिया। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।